विज्ञान साइंस में क्लास 6 का पहला चैप्टर है भोजन के घटक। इस चैप्टर के पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, बाद में इसके चैप्टर के सारे डिटेल को पढ़ेंगे। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव इसमें जो दिया गया है इस चैप्टर का, इनमें से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? रोटी, दाल और सब्जी संतुलित आहार के उदाहरण है। दिए गए विकल्प सी में रोटी, दाल और सब्जियां संतुलित आहार के उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और फाइबर जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? अपने आप में कौन सा संतुलित भोजन है जो किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? वह है दूध। आंसर होगा इसका दूध। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग देता है। दूध को एक संपूर्ण पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फॉलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, प्रोटीन और स्वस्थ फैट मौजूद होते हैं। कैसीन प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग कर देता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यह होगा गुड़। गुड़ में दिए गए विकल्प में गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आयरन प्रचुर मात्रा में गुड़ में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बाल, कोशिका और अन्य चीजों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारी होती है। गुड़ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बाल, कोशिका और अन्य चीजों को बनाए रखने के साथ थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांस की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख कम लगना इत्यादि बीमारी होती है गुड़ आयरन की कमी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? अपने आप में संतुलित आहार दूध है। दूध को एक संतुलित आहार माना जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी 12, प्रोटीन इत्यादि मौजूद होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहते हैं? यह है ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहते हैं। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर शरीर स्वस्थ शरीर स्वस्थ बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा और दाल प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन को आमतौर पर शरीर का बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को कोशिका वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूध, जिसमें दूध हो गया, चिकन, मछली, अंडा और दाल प्रोटीन के समृद्ध स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलता है? गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? तो इसका आंसर होगा इसमें बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होती है। गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, इसलिए इसे खाने से बच्चों की आंख की रोशनी बेहतर होती है। विटामिन ए की खोज एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किया था। विटामिन ए की खोज जो है एल्मर वी मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने किया था। इसका नाम रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। यह वसा में घुलनशील होता है। यह विटामिन आंख की वर्णक के रेडियोसिन के लिए जरूरी होता है। विटामिन ए जो होता है आंख की वर्णक के रोडोप्सिन के लिए जरूरी होता है। यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखता है। शरीर के बाहरी त्वचा को स्वस्थ बनाता है विटामिन ए। इसके प्रमुख स्रोत हैं गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध आदि। विटामिन ए का स्रोत है गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां, यकृत, दूध विटामिन ए के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस
आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह हो जाएगा वसा। वसा वह आहार है, आहारी घटक है की प्राप्ति प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख खाद्य पदार्थ है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक है। इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा इसमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसके इसके जल में पूर्णतः ऑक्सीजन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। वसा का मुख्य स्रोत जो होता है दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी आदि वसा के स्रोत हैं। वसा का स्रोत है दूध, मांस, मछली, मूंगफली का तेल, घी आदि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप कौन सा है? इसमें विटामिन B12 है। साइनोकोबालामिन विटामिन मानव निर्मित रूप है, B12 है विटामिन। और रासायनिक नाम B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को कहते हैं। B6 को बोलते हैं पायरी पायरी पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन 6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनाकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B5 को पैंथोनिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B5 को पैंथोनिक अम्ल, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम का भाग होता है? यह होता है लौह। मानव रक्त के हीम का भाग होता है लौह, होता है लौह। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह युक्त रंजक हीम होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर लौह युक्त रंजक हीम होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। हीम के कारण ही जो हीमोग्लोबिन में होता है इसके कारण ही रक्त लाल दिखता है। हीम में मौजूद लौह युक्त यौगिक हीमेटिन कहलाते हैं। हीम में विद्यमान लौह युक्त यौगिक हीमेटिन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिमतंजता हिमतांजिया रोग के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होते हैं। विटामिन से कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। हिमतांजन्य रोग के संदर्भ में रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए का नाम रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रोग जो होता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इसके रोग से विटामिन B12 की कमी से रक्तल्पता होता है, रक्तल्पता। विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। रोग होता है विटामिन ई की कमी से बंधता। विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। रोग होता है रिकेटस कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। नेक्स्ट है मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यह स्रोत हो जाएगा विटामिन डी का। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल EPA तथा DHA होता है। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल विटामिन डी का समृद्ध स्रोत होता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल EPA तथा DHA होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से मसूड़ा सूज जाते हैं और दांत गिरने लगता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े सूजते हैं, दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है। विटामिन सी संतरा, नींबू, आंवला व टमाटर में पाया जाता है। विटामिन सी जो है संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से इसकी कमी से मसूड़ा सूज जाते हैं और दांत गिरने लगता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? केले में विटामिन बी। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 होता है 33%। केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 होता है 33% पाया जाता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है। केला में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके साथ केले में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस आदि पाए जाते हैं। केला में विटामिन ए, लोहा और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन B6 33% पाया जाता है। उसके बाद केला में विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत है।
इसके साथ ही केला में विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस पाए जाते हैं। तो केला में कुल मिलाकर के विटामिन ए, लोहा, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन B6 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक खून बहने लगता है। विटामिन के। उस विटामिन का नाम बताना जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहता है, विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी होने के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। इसकी कमी से खून बहने लगता है, अत्यधिक खून बहता है। यह रक्तस्राव रोधी विटामिन है। विटामिन के जो है रक्तस्राव रोधी विटामिन है, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के जो होता है यकृत में, लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी होने से रक्त में थक्का नहीं बनता है और विटामिन के जो होता है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इस विटामिन के की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे हुए स्थान पर रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन के जो होता है हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर में पाया जाता है विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग नामक रोग होता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है। किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होता है? यह होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेटस बच्चों में होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। नेक्स्ट है, बेरी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जीरो थलास्मिया रतौंधी, विटामिन ए की कमी से जीरो थलास्मिया रतौंधी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, यह रोग विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में और वयस्क में होता है, अस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस होता है और बड़ों में अस्टोमलेशियाई वयस्क में होता है। नेक्स्ट है, E300 का सामान्य नाम क्या है? E300, E300 का सामान्य नाम है विटामिन सी। विटामिन सी को E300 का सामान्य नाम है E300। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। एंटीऑक्सीडेंट E300 का सामान्य नाम विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत है टमाटर, नींबू, आंवला और संतरे। विटामिन सी का स्रोत है टमाटर, नींबू, आंवला और संतरा है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन B1 है। विटामिन का आविष्कार का किसीमर फंक ने किया था 1912 में। विटामिन का आविष्कार जो था किसीमर फंक ने 1912 में किया था। एक प्रकार का विटामिन जो होता है यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, परंतु ये शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। विटामिन जो होता है इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता, लेकिन इससे शरीर में उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इससे रक्षात्मक पदार्थ भी, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, इससे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। यह शरीर का उपापचय के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है विटामिन जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह बी और सी होता है। वसा में A, D, E, K होता है। जल में घुलनशील BC होता है, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय कर देता है? यह विटामिन के होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है। इसकी कमी से हड्डी भी कमजोर हो जाती है। विटामिन के की कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम का सक्रिय कर देता है। विटामिन के जो होता है यह रक्त का थक्का जमने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। विटामिन के कैल्शियम को सक्रिय कर देता है। विटामिन कमी से होने वाला रोग जो है, विटामिन B1 बेरी, विटामिन डी से रिकेटस सूखा रोग होता है। विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन ई जनन शक्ति में कमी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ईस्ट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B1 में। विटामिन बी वन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है,
बी टू जो है राइबोफ्लाविन होता है। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। स्रोत इसका खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध में विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन पाया जाता है। खमीर, ईस्ट, कलेजी, मांस, हरी सब्जी, दूध में। विटामिन ए रेटिनॉल है, दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल, ये सब विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन के जो होता है फिलोक्विनोन होता है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, विटामिन के का। टमाटर आंत में भी उत्पन्न होता है, विटामिन के जो होता है आंत में भी उत्पन्न होता है। हरी सब्जी में विटामिन के, टमाटर में विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश के कारण सक्रिय रूप से रेटिनल और रेटिनाइक एसिड होते हैं। किसके कारण होता है? यह होता है विटामिन ए के कारण। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप होते हैं। विटामिन ए का 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। विटामिन ए का 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड है। विटामिन ए के 3 सक्रिय रूप है, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर, हरी पत्तियां, सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन हमारी आंख और त्वचा को स्वस्थ रखता है? यह विटामिन है विटामिन ए। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए शरीर की बाहरी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है तथा यह विटामिन आंख के रेटिना में पाए जाने वाला गुलाबी रंग का जो वर्णक होता है रोडोप्सिन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए जो होता है आंख में गुलाबी रंग का वर्णक रोडोप्सिन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोथैलेमिया नामक बीमारी हो जाती है। गाजर, हरी पत्तियां, सब्जियां, गाजर, हरी पत्तीदार सब्जियां, दूध, कॉड लिवर ऑयल आदि विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चे में रिकेटस रोग और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी तथा विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। नेक्स्ट है, मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह होता है विटामिन बी9 की कमी से। विटामिन बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन बी9 की कमी से होता है। विटामिन और कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी9 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन बी2 से त्वचा फटना, आंख का लाल होना विटामिन बी2 की कमी से होता है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा फट जाता है, आंख लाल होने लगता है विटामिन बी2 की कमी से। विटामिन सी का स्कर भी विटामिन ए से रहता हूँ जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, यह होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है। सजीवों की कोशिका के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। सजीव की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या विटामिन वसा में घुलनशील होता है तथा शरीर की वृद्धि एवं उपकला ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है। विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी, आंख का शुष्क हो जाना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाता है या विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना आदि रोग होता है। विटामिन ए के प्रमुख स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि हैं विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए का स्रोत जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, यकृत, दूध, पनीर आदि है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? यह विटामिन डी है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? जिंक का उच्चतम स्रोत जो है यह है अष्टभुज। जिंक का उच्चतम स्रोत है। जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम्स प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त विकल्प में जिंक का उच्चतम स्रोत अष्टभुज माना गया है। जिंक एक अनिवार्य खनिज होता है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइम प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिंक होते हैं।
नेक्स्ट नीचे नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। आर जो बोला, विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है, जबकि आर सही है। विटामिन की कमी से बीमारी का कारण बनता है, यह सही है, जबकि बेरी एक विषाणु जनित रोग नहीं है। बेरी विटामिन जनित रोग है। यह विटामिन की कमी से होता है बेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेरी रोग विटामिन B1 थायमिन की कमी के कारण होता है। दिया गया कथन गलत हो जाएगा, इसलिए विटामिन बी वन जो बेरी रोग जो विटामिन B1 थायमिन की कमी से होता है, जबकि कारण सही है, क्योंकि विटामिन की कमी बीमारी का कारण बनती है। विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है यह है गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत सभी प्रकार की हरी सब्जियां तथा फल जैसे गाजर, पपीता आदि है। इसकी कमी से रतौंधी तथा जीरोथैलेमिया नामक रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इससे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को, क्योंकि यह जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण रोकता है। विटामिन ए जो होता है जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण को रोकता है। विटामिन ए जो होता है जीवाणुओं का शरीर पर संक्रमण को रोक देता है। जीवाणुओं से शरीर का संक्रमण को रोकता है विटामिन ए। अगला चैप्टर है वस्तुओं के समूह बनाना। अगला चैप्टर है वस्तुओं का समूह बनाना। इसके ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फर्स्ट में, जिसमें यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहला चैप्टर का इसमें है आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या उपस्थित होता है? आलू में उपस्थित होता है मंड। आलू में उपस्थित मंड होता है। आलू में सबसे अधिक स्टार्च मंड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को बचाते हैं। आलू में जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी पाए जाते हैं। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। आलू में सबसे अधिक स्टार्च मंड पाया जाता है। सबसे ज्यादा आलू में स्टार्च मंड पाया जाता है। आलू में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाता है। रेडिकल से होने वाले नुकसान को आलू बचाता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक भी पाए जाते हैं। आलू में मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन और जिंक पाए जाते हैं। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। आलू में उपस्थित स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। नेक्स्ट, घेगा रोग किसकी कमी से होता है? यह होता है विटामिन आयोडीन की कमी से। घेगा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेगा रोग थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है, अर्थात घेगा गोइटर रोग जो होता है गला फूल जाता है इसमें। घेगा रोग एक न्यूनतम रोग है जो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का सेवन आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक के रूप में किया जाता है। घेगा रोग जो होता है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि है, अर्थात घेगा गोइटर रोग का गला फूलना हो जाता है। नेक्स्ट है, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। रुक्षांश जो है इसके मुख्य स्रोत है ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत है ताजे फल और सब्जियां और साथ ही साबुत खाद्य दाल, आलू आदि रुक्षांश के स्रोत हैं। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदरी तथा कम पोषण वाली घास फूस को रुक्षांश कहते हैं। पशु इसे सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। पशु इसे जो होता है सूखे भूसे, घास आदि के रूप में प्राप्त करते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत ताजे फल और सब्जियां और साथ ही साबुत खाद्यान्न होते हैं। दाल, आलू आदि रुक्षांश के उदाहरण है। नेक्स्ट है, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन की हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। यह क्यों बदलता है? क्योंकि इसमें नीला या काला रंग का हो जाता है। मंड परीक्षण एक आसान परीक्षण है। इसमें खाद्य पदार्थ का आयोडीन का घोल डाला जाता है। क्योंकि मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी सामग्री लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलियम की 2 बूंद या 3 बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाली परिवर्तन का देखा जाता है। यह नीला रंग को काला कर देता है। यह नीला काला रंग मंद स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। नीला काला रंग मंद की स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जो होते हैं यह वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व वसा तथा कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं।
वसा एवं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के मुख्य स्रोत पर निर्भर करता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर कैलोरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर कैलोरी में व्यक्त किया जाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रदान प्रदान करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है, जबकि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम प्रति किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी मिलता है, जबकि वसा में प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण पदार्थ का पृथक्करण इसमें है वैसा तंतु। पहला प्रश्न है वैसा तंतु जो पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होता है उसे कहते हैं। वैसा तंतु जो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होगा उसे कहते हैं प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पौधे, पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि तंतुओं से प्राप्त ऊन तथा रेशम आदि होते हैं। जो तंतु पौधे, पादप या तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादप से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन होते हैं, जबकि आदि होते हैं। तंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम होते हैं। जंतुओं से प्राप्त तंतु जो होता है ऊन और रेशम होता है। नेक्स्ट मानव निर्मित तंतु जो होता है यह है नायलॉन, पॉलिएस्टर और अल्क्रिलिक है। मानव निर्मित तंतु का नाम है पॉलिएस्टर, नायलॉन और अल्क्रिलिक है। वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित तंतु कहते हैं। अर्थात नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एवं रेयॉन आदि मानव निर्मित तंतु हैं। उदाहरण है यह रेशे की तुलना में रेयॉन सस्ता है और इसे रेशा की तुलना की तरह बुना जा सकता है। वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायन का उपयोग करके बनाए जाते हैं मानव निर्मित तंतु कहलाते हैं। अर्थात नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एवं रेयॉन आदि मानव निर्मित तंतु हैं। यह रेशम की तुलना में रेयॉन सस्ता होता है, इसे रेशम की तंतु की तरह बुना जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार के निम्न जिलों में जूट सबसे अधिक उगाया जाता है। बिहार के किस जिला में सबसे ज्यादा जूट होता है? यह कटिहार, सहरसा, मधेपुरा में जूट का उगाया जाता है बिहार में। बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा तथा सहरसा आदि जिला में जूट का अत्यधिक उत्पादन होता है। बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा तथा सहरसा आदि जिले में जूट का अत्यधिक उत्पादन करते हैं। रेखा जूट के पौधे के तने और रिबन बाहरी त्वचा से आता है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार में जूट का उत्पादन में पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा तथा सहरसा जिले आते हैं, जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। जूट का रेखा जूट के पौधे के तने और रिबन बाहरी त्वचा से आते हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे आगे है, सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई, रेशे को धागा में बदलना कताई कहलाता है। यह वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण होता है। कताई जो होता है वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण होता है। इसके बाद धागा बनाने की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले रेशे से धागा बनाना, जिसमें सबसे पहले कताई होता है, उसके बाद इसके बाद धागा बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात रेशे से धागा बनाने की क्रिया को कताई कहते हैं। कताई कहते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट है धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? धागे से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई एवं बंधाई कहते हैं। धागे से वस्त्र बनाने की विधि को बुनाई एवं बंधाई कहते हैं। बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि होती है। बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि होती है। बुनाई जो होता है जिसमें धागे की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ही बुनाई कहलाती है। धागों की दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया ही बुनाई कहलाती है। बंधाई, नेक्स्ट बंधाई जो होता है इसमें किसी एकल धागा या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने की प्रक्रिया की जाती है। बंधाई जो होता है इसमें किसी एकल धागे या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में किया जाता है। यह बंधाई होता है।
यह दोनों तकनीक हाथ तथा मशीन दोनों से होता है। बुनाई और बंधाई जो होता है, यह दोनों तकनीक हाथ और मशीन दोनों से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन करने वाला जो है यह है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अमोनियम क्लोराइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन, एंथ्रासीन एंथ्रासीन ही मात्र ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन क्रिया करने वाले हैं अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वपातन करता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आयोडीन भी ऊर्ध्वपातन करता है। एल्युमिनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातन करता है। नेपथलीन भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है। एंथ्रासीन एंथ्रासीन भी ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन, एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं करता है? ऊर्ध्वपातन नहीं करने में आता है बर्फ। बर्फ हो जाए, नेपथलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सभी ऊर्ध्वपातन करते हैं, जबकि बर्फ नहीं करता है। ऊर्ध्वपातन जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वह ठोस से सीधे गैस में बदल जाए तो उसे उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करने से वह जल बन जाएगा, गैस। बर्फ को गर्म करने से ठोस से वह द्रव बनेगा, द्रव से गैस बन जाएगा, तो यह ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इसलिए बर्फ ऊर्ध्वपातन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करेगी? कौन सी विधि जो है जल को पंकित जल से अलग करेगी? यह होता है निस्यंदन। निस्यंदन विधि जो होता है, निस्यंदन फिल्टराइजेशन जो होता है, यह जल को पंकिल जल से अलग कर देता है। नेक्स्ट, कीचड़ युक्त पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। कीचड़ युक्त पंकिल जल से जल को अलग करने के लिए कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन फिल्टराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में जो प्रयोग होता है यह होता है विपरीत प्रासरण। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? विपरीत प्राशन का प्रयोग होता है जल शोधन में। विपरीत प्राशन द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। विपरीत प्रासरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है, जब बाह्य आरोपित दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है तो प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है। तो कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है तो प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। विलायक अणु जो होते हैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? यह होता है विपरीत प्रासरण का प्रयोग होता है। विपरीत प्रासरण द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाहरी आरोपित बल दाब कार्यरत प्रासरण दाब से उच्च होता है तो प्रासरण विपरीत प्रासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर बहने लगती है। नेक्स्ट, इसमें से किसे जल की शुद्ध बनाने की हेतु प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है रिवर्स प्रासरण का। रिवर्स प्रासरण के द्वारा जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। रिवर्स प्रासरण जो होता है समुद्री पानी के जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। रिवर्स प्रासरण के द्वारा समुद्र के पानी में से नमक और पानी को अलग किया जाता है। घनत्व हो कि प्रासरण विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करता है। विलायक के जो अणु होते हैं, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स प्रासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले से विलयन के कम सांद्रता वाले विलयन की ओर आते हैं। जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स प्रासरण में अणु अधिक सांद्रता वाले से विलयन से कम सांद्रता वाले अणु की ओर आते हैं रिवर्स प्रासरण में, इसलिए समुद्र के जल को शुद्ध किया जाता है इसी के द्वारा, रिवर्स प्रासरण के द्वारा। नेक्स्ट है विलवणीकरण या डिसलाइजेशन। विलवणीकरण या डिसलाइजेशन क्या होता है? यह होता है एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, उसे विलवणीकरण या डिसलाइजेशन कहते हैं। विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। विलवणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। साधारणतः लवण व खनिजों को हटाने की प्रक्रिया भी विलवणीकरण कहलाती है। साधारणतः
खनिज लवण और खनिज को हटाने की प्रक्रिया ही विलवणीकरण कहलाती है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण किया जाता है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए विलवणीकरण किया जाता है ताकि यह मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बन सके। कभी-कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाले नमक एक अच्छा उत्पाद के रूप में बनता है। विलवणीकरण के द्वारा ही क्या बोलते हैं, मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कभी-कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाले नमक एक अच्छा उत्पाद के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि विद्युत अपघटन कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इस विधि का उपयोग करके औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में पानी से हाइड्रोजन को अलग करने वाला जो विधि है, इलेक्ट्रोलाइटिस का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पाद में सहायता प्रदान करता है। यह जो होता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, इसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र फैक्ट्री में जो होता है एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान किया जाता है विद्युत अपघटन के द्वारा, जिसमें 2H2O 2 जल के अणु होता है। इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन प्राप्त होता है और 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? इसमें कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? यह होगा सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया होता है जिससे किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करना। किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, जबकि सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं होते हैं। तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन होता है इसमें? ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया होती है जिससे किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तत्वों की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था से परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। किसी जबकि सोडियम सल्फेट जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से किसका किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? किसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है? यह होता है ऊर्ध्वपातन होने वाला पदार्थ जो है अमोनियम क्लोराइड है। नौशादर का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। नौशादर का ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन किया जा सकता है। इसका अणुसूत्र जो होता है नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, NH4Cl होता है। यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। नौशादर जो होता है NH4Cl यह श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो जल में अत्यंत विलय है। जल में अत्यंत विलय जो है नौशादर अमोनियम क्लोराइड है। यह इसका ऊर्ध्वपातन हो सकता है। इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साल अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला साल अमोनोइक जो होता है, साल अमोनोइक अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन तथा या सब्लिमेशन का प्रयोग करेंगे। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का प्रयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl से अमोनियम क्लोराइड या नौशादर NH4Cl को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन मिश्रण से पदार्थों को पृथक करने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। यह ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव बने सीधे वाष्प में उड़ जाता है, जैसे कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड नौशादर को गर्म करने पर वह सीधे ही वाष्प में बदल जाएंगे। कपूर और अमोनियम क्लोराइड नौशादर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है अलग अलग कीप फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? यह है तेल और पानी। तेल और पानी ऐसा मिश्रण है जो अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है। तेल और पानी एक मिश्रण को अलग करने के लिए कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण होते हैं। तेल और पानी विषमांगी मिश्रण होते हैं। सामान्यतः मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण जो होते हैं ऐसा मिश्रण होता है जिसके इसके अवयव कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। सममांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है इसके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ऐसे जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है।
विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिसके अवयव कणों को अलग-अलग देखा जा सकता है। विषमांगी मिश्रण को अलग-अलग कर सकते हैं, जबकि सममांगी मिश्रण को अलग-अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे पानी और तेल को डालने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बढ़ जाता है, यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। सममांगी मिश्रण को अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, जबकि विषमांगी को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से कौन सा है? समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीक कौन सा है? एक तकनीक जो है, यह तकनीक का नाम है आसवन विधि। समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक आसवन होती है। आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि होती है। आसवन जो होता है पृथक्करण अलग करने की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित वाष्पीकरण कहलाता है। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? यह विधि होता है ऊर्ध्वपातन विधि। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सामान्य नमक NaCl के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। ऊर्ध्वपातन में जो होता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है और सीधे गैस से सीधे ठोस में आ जाता है वह। नेक्स्ट अगला चैप्टर है पौधों को जानिए। अगला चैप्टर है पौधों को जानिए। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे, जिसमें दिया गया है। पहला प्रश्न, निम्न में से कोमल पदार्थ कौन सा है? रबड़। रबड़ कोमल पदार्थ है। जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित अथवा खरोंचा जा सके कोमल पदार्थ कहलाता है। जैसे रबड़, कपड़ा, रुई व स्पंज आदि कोमल पदार्थ के उदाहरण है। रुई कपड़ा रबड़, स्पंज आदि कोमल पदार्थ के उदाहरण। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में चमक नहीं होती है। चमक जिसमें लकड़ी में चमक नहीं होती है। लोहा, सोना, तांबा में चमक है। निम्न पदार्थों में से लकड़ी का स्वरूप फीका पड़ जाता है। फीका होता है। लकड़ी चमकदार नहीं होता। निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोल हो सकते हैं? जल के अलावा भी घोल होते हैं, यह होते हैं चीनी। चीनी ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाता है, विलेय पदार्थ कहलाता है। ऐसे जैसे चीनी वे पदार्थ हैं जो अधिक समय तक हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे कांच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, स्पंज आदि ये सभी इसके अलावा ये सभी घोले जा सकते हैं। कौन सा पदार्थ जो है जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तो वह चीनी है। जबकि लकड़ी, तारपीन का तेल, सरसों का तेल ये सब नहीं है। ऐसा पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं विलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे चीनी। वे पदार्थ जो अत्यधिक समय तक हिलाने पर भी जल में नहीं घुलते हैं, अविलेय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा, सिक्का, कोयला, लकड़ी, रबड़, स्पंज आदि है। नेक्स्ट, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती कहलाता है, उसे कहते हैं संतृप्त घोल। वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घोलने की क्षमता नहीं होती, उसे कहते हैं संतृप्त घोल कहते हैं। संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलय की विलायक में घोलना शुरू करते हैं। संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलय को विलायक में घोलना शुरू करते हैं और यदि हम विलयक को मिलाते रहते हैं तब तो यह तो एक बिंदु तक पहुंच जाएगा। संतृप्त घोल तब प्राप्त होता है जब विलय को विलायक में घोलना शुरू करते हैं। यदि हम विलय को मिलाते रहते हैं तो एक बिंदु तक पहुंच जाएगा। जब विलय विलायक में घुलना बंद कर देगा, उस बिंदु पर हमें संतृप्त घोल मिलता है। जब विलय विलायक में घुलना बंद कर देगा, तब उस बिंदु पर हमें संतृप्त घोल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऐसा पदार्थ जिससे होकर वस्तु या चीजें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है, उसे कहते हैं पारभासी। पारभासी वस्तुएं अपारदर्शी और पारदर्शी पदार्थों के बीच आती है। पारभासी वस्तु कुछ प्रकाश को अपने बीच से गुजरने देती है, कुछ नहीं, लेकिन आंशिक रूप से। जब प्रकाश आभासी सामग्री से टकराती है तो प्रकाश को केवल कुछ मात्रा ही सामग्री से होकर गुजरता है। प्रकाश कई बार अपनी दिशा बदल देता है और पारभासी की हम अपने उनके आर पार स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके अलावा पारभासी वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ वस्तु धुंधली और अस्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है पादप जड़ कोशिका। पादप जड़ जो होता है, कोशिका को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जड़ जो होता है, जड़
मिट्टी कण के बीच वायु अवकाश के से वायु ग्रहण करते हैं। पादप की जड़ जमीन के नीचे होती है, परंतु जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पादप की जड़ मिट्टी के कण के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करते हैं। पादपों की जड़ें मिट्टी के कण के बीच के स्थान से वायु ग्रहण करते हैं। मिट्टी के कण के बीच के स्थान से पादप जो होता है यह वायु ग्रहण करता है। नेक्स्ट है जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रेमो जैसी संरचना पाई जाती है। यह संरचना क्यों होता है? यह अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए होती है। जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रेशे जैसी संरचना पाई जाती है, क्योंकि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए होता है। जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रेशे जैसी संरचना अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए पाई जाती है। नेक्स्ट है पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? ये प्राप्त करते हैं मिट्टी के कण के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। पौधों की जड़ें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं मिट्टी के कण के बीच मौजूद वायु अवकाशों से। पौधे की जड़ ऑक्सीजन मिट्टी के कण के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है चुकंदर के अलावा अन्य सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें होती है। चुकंदर के अलावा सभी पादपों पौधों में झकड़ा जड़ें होती है। चावल, गेहूं और मक्का में झकड़ा जड़ होता है, जबकि चुकंदर में झकड़ा जड़ नहीं होता है, मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ जो होता है, मूसला जड़ एक ऐसा मुख्य जड़ होता है, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इससे अनेक शाखाएं निकलती है, जैसे चुकंदर, मटर, नीम आदि। नीम, आम में मूसला जड़ होता है। नीम, चुकंदर, मटर, नीम, आम में मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ जो होता है, मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होता है, यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। इसमें अनेक शाखा निकलती है, जैसे चुकंदर, मटर, नीम, आम में होता है सब। नेक्स्ट रेशेदार या झकड़ा जड़ जो होता है, रेशेदार या झकड़ा जड़ कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होते हैं। कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, झकड़ा या रेशेदार जड़ होती है। इसमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती हैं, इसमें रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है। रेशेदार या झकड़ा जड़ जो होता है मिट्टी में चारों ओर फैल जाती है, जैसे गेहूं, मक्का, चावल में रेशेदार या झकड़ा जड़ होती है। नेक्स्ट है अपने आप में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की। जब आप स्लाइड पर चीनी का परवल विलयन डालते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन देखा गया? इसमें परिवर्तन जो कोशिका जल का उत्सर्जन करेगी, इसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। जब स्लाइड पर चीनी का परवल विलियम डालते हैं तो इसमें कोशिका जल का उत्सर्जन करती है। इसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। यह एक बाह्य प्रासरण के प्रयोग का उदाहरण होता है। जब स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलियम डालते हैं तो इसमें कोशिका जल का उत्सर्जन करती है। इसकी वजह से कोशिका के अंदर जो मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। यह एक बाह्य प्राशन के प्रयोग का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है बिच्छू बुट्टी जो होता है, बिच्छू बुट्टी पौधे के पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बिच्छू बुट्टी पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। बिच्छू बुट्टी के पौधे की पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। यह एक शाकाहारी पौधा है जो जंगलों में उगता है। इसकी पत्तियों में चुभने वाली बाल पत्ती में होते हैं, जो छूने पर दर्दनाक डंक मारते हैं। इस दर्द से बचने का पारंपरिक उपाय है तिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना। तिलमोड़ा के पौधे के पत्ते के साथ उस क्षेत्र को रगड़ना, जो अक्सर बिच्छू बूटी के पास ही उगते हैं। बिच्छू बूटी के पास में ही तिलमोड़ा के पौधे उगते हैं। नेक्स्ट है एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प उसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। इसमें जाएगा ए जो है ऊपरी अधःचर्मी है, ये इसमें दिखाया गया जो है ऊपरी अधःचर्मी है। बी जो है निचली बाह्य त्वचा है, बी जो है निचली बाह्य त्वचा है। सी रक्षक कोशिका है। डी वायु अवकाश है। सी रक्षक कोशिका है और डी जो है वायु अवकाश है। ई जो है हरित लवक है, इसमें हरित लवक ई दिखाया गया है। नेक्स्ट है
ए ऊपरी अधिचर्मी, बी निचला बाह्य त्वचा था, सी रक्षक कोशिका था, डी वायु अवकाश था, ई हरित लवक था। एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट के सही अक्षरांकन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, पादप वहन तंत्र द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन पादपों का परिवहन किया जाता है? पादप वहन तंत्र द्वारा पत्ती और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन होता है? यह होता है उत्पादन है ऊर्जा भंडार और अपशिष्ट पदार्थ का होता है। ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का होता है। नेक्स्ट, पादप वहन तंत्र जो होता है प्लांट ट्रांसफर सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपकृष्ट पदार्थों का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार संवहन ऊतक द्वारा होता है, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। पादप वहन तंत्र द्वारा पत्ती और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिज का परिवहन दो प्रकार के संवहन ऊतक द्वारा होता है। पहला जाइलम जो जल का परिवहन करता है, खनिज का परिवहन करने के लिए फ्लोएम ऊतक होता है। नेक्स्ट है, कुछ पौधों के तनों तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग होता है? यह एक चयापचयी का एक अपशिष्ट उत्पाद कहलाता है। कुछ पौधे के तने में से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह उपापचय उपापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जो आमतौर पर पौधों के सेलुलोज के टूटने के कारण बनता है। कुछ पौधों के तने पर एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह चिपचिपा चयापचय का एक अपशिष्ट उत्पाद होता है जो आमतौर पर पौधों के सेलुलोज के टुकड़े के कारण बनते हैं। नेक्स्ट, टूटने के कारण बनता है। नेक्स्ट है, खाने बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम होता है भूमिगत तना का। अदरक जो है भूमिगत तना का उदाहरण है। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण है। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तना के उदाहरण है। नेक्स्ट है, हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का हम तना भाग खाते हैं। आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक चीन में होता है। सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन चीन में होता है। भारत आलू उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। आलू के उत्पादन में भारत दूसरा नंबर पे है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होते हैं। आलू में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। आलू में विटामिन सी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं आलू में। आलू में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। आलू में विटामिन बी और सी भी पाया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है? नर जनन अंग में कौन सा नहीं? वर्तिका नर जनन अंग का भाग नहीं, जबकि यह मादा जनन का भाग है। पुष्प के मादा जनन का भाग को वर्तिका कहते हैं। नर जनन अंग जो पुष्प का होता है यह परागकोश होता है। परागकोश तंतु पराग कहलाता है। वर्तिका वर्तिका जो होता है पुष्प के नर जनन अंग का एक घटक नहीं है। यह पुष्प के मादा जनन अंग का घटक होता है। पुष्प के मादा जनन के प्रमुख भाग हैं वर्तिका वर्तिका पु- पुष्प के मादा जनन भाग हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय है। वर्तिकाग्र और अंडाशय पुष्प के मादा जनन अंग के भाग हैं। पुष्प के नर जनन अंग के प्रमुख भाग है पराग, परागकोश और तंतु। पुष्प के नर जनन अंग भाग है पराग, परागकोश और तंतु। पुष्प के मादा जनन अंग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? यह हो जाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग स्त्री केसर होता है। इसमें शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। इसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है। स्त्री केसर जो होता है यह फूल का बीजांड उत्पादक भाग होता है स्त्री केसर। नेक्स्ट है, पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? फल के रूप में विकसित होता है। पुष्प का कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है? यह अंडाशय होता है। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से फल का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा भाग होता है जिससे अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। नेक्स्ट, एक पुष्पासन के प्रजनन अंग होते हैं। पुष्पासन के प्रजनन अंग जो होते हैं यह होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प के प्रजनन अंग होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुष्प पौधे में प्रजनन अंग होते हैं। पुष्प पौधे में प्रजनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर
जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पुष्प पौधे में जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या दोनों हो सकते हैं। पादप अनेक विधि द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पादप अनेक विधि द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह है जिसमें जनन लैंगिक जनन जनन वह है जिसमें युग्मकों के संलयन से संतान पैदा होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतान आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान या माता पिता से भिन्न होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन होता है यह। अलैंगिक प्रजनन में युग्मकों के संलयन के बिना नए पादपों का निर्माण होता है, जैसे पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर तथा मादा का जनन अंग अंडप स्त्री केसर होता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है, निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिकाग्र निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिका वर्तिकाग्र दल और बाह्य दल पर क्या होता है? इसमें बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। निषेचन के बाद पुष्प के इन अंगों पुंकेसर वर्तिका वर्तिकाग्र और बाह्य दल के अलावा वे झड़ जाते हैं, जो कुछ पौधों में अस्थायी हो सकता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होता है तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होने लगता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में वर्तिकाग्र हो सकता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बन जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करके परिपक्व होकर फल बनता है। निम्न में से कौन सा बीज अंकुरन के दौरान आगामी परोह से विकसित होता है? यह होता है परांकुर होता है। परांकुर बीज जो होता है अंकुरन के दौरान प्रगामी प्रवाह से विकसित होता है। वनस्पति का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन आरंभ होता है। वनस्पति का वह भाग जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन प्रारंभ होता है परांकुर कहलाते हैं। वे आगामी परोह में विकसित होते हैं। परांकुर जो आगामी परोह में विकसित होते हैं। बीज का अंकुरन होने पर पौधा के प्रथम पत्ते का बीज पत्र कहते हैं। बीज का अंकुरन होने पर पौधे के प्रथम पत्ते को बीज पत्र कहते हैं। बीज का अंकुरन होने पर पौधे के प्रथम पत्ते को बीज पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर बीज के तीन भाग होते हैं। बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर बीज के तीन भाग होते हैं। बीज के तीन भाग होते हैं। बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर बीज के तीन भाग कौन से हैं? बीज पत्र, मूलांकुर और परांकुर होते हैं। नेक्स्ट है, पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के डैश में संग्रहित करते हैं या कोटिलेडोन में करते हैं। कोटिलेडोन में पौधे भविष्य के लिए खाद्य को बीज के कोटिलेडोन में संग्रहित करते हैं। नेक्स्ट है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। पौधे खाद्य को बीज के बीज पत्रों में संग्रहित करते हैं। उल्लेखनीय है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनते हैं। बीज में प्रायः एक बीज आवरण तथा भ्रूण होते हैं। बीज में प्रायः एक बीजावरण तथा भ्रूण होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा दो बीज पत्र होते हैं। एक बीज पत्र में जो होते हैं गेहूं, मक्का में, दो बीज पत्र चना और मटर में होता है। भ्रूण में एक मूलांकुर, एक भ्रूणीय अक्ष तथा एक गेहूं, मक्का में अथवा दो चना और मटर में बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र दो जो होते हैं या चना और मटर में होता है, एक होता है गेहूं और मक्का में एक ही बीज पत्र होते हैं, गेहूं मक्का में। नेक्स्ट है, बीज पत्र जो होता है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। बीज पत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरन होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ते का रूप धारण करता है, जो एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। परांकुर वनस्पतियों में बीज का वह अलग भाग है जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन प्रारंभ होता है तथा बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकला है उसे ही जड़ कहते हैं। बीज पत्र पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरन होने पर यही बीज पत्र विकसित होकर पौधे के पहले पत्ती का रूप धारण कर लेता है, जो एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड में मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। परांकुर वनस्पति में बीज का एक अलग भाग है
जिसमें पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन प्रारंभ होता है परांकुर में, तथा बीजों के जमने जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलते हैं उसे ही जड़ कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जब बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही जड़ कहते हैं। नेक्स्ट, टमाटर क्या? टमाटर जो है यह फल है। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग जो है फल, भित्ति और बीजांडसरण है। इसका वानस्पतिक नाम सोनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ था। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग जो है फल, भित्ति और बीजांडसरण है। इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुआ था। दक्षिण अमेरिका में टमाटर की उत्पत्ति हुआ था। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? सामान्यतः फल का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका? यह होता है टमाटर का हम लोग सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, इसे सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सामान्यतः टमाटर को सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है टमाटर का। लेकिन टमाटर वास्तव में फल है, लेकिन इसका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल नहीं है। लीची जो है बहुबीजी फल नहीं है। लीची एक बीजी फल है, जबकि पपीता, सेब तथा अनारस बहुबीजी फल होते हैं। लीची एक बीजी फल है। सब पपीता, सेब, अनारस बहुबीजी फल है। नेक्स्ट, अगला चैप्टर है शरीर में गतियां। शरीर में गतियां, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, वे पदार्थ वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वे पदार्थ वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं घुलनशील कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो पानी तथा अन्य तरल पदार्थों में आसानी से घुल जाता है, ऐसे पदार्थ को घुलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे नमक, चीनी इत्यादि घुलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट है, पदार्थों को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पदार्थों को अलग करने की क्रिया को पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण, इसके अंतर्गत वाष्पीकरण, चूनना इत्यादि शामिल होता है। नेक्स्ट, जल में घुलनशील एवं जल जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थिराना कहते हैं। जल में घुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया को थिराना कहते हैं। थिराना थिराना वह प्रक्रिया जिसके जिसके द्वारा किसी द्रव पदार्थ में निलंबन, घुलनशील एवं भारी ठोस कण जो होते हैं बर्तन की पेंदी पर बैठ जाते हैं तथा शुद्ध एवं साफ द्रव ठोस के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। बर्तन की पेंदी पर बैठने वाला पदार्थ अवसाद कहलाता है। नेक्स्ट है, थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसे कहते हैं निथारना। निथारना कहते हैं। निथारना जो होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अवसाद के ऊपर का शुद्ध एवं साफ द्रव पदार्थ अवसाद को बिना हिलाए उसे ढालकर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को किसी घोल में घुलनशील एवं भारी अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जब मिश्रण जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तथा इसमें अलग करने का कोई भी विधि बेहतर होगी, यह विधि चूनना विधि होगा। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में होती है तो इससे अलग करने की बेहतर विधि होता है चूनना विधि। जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में होती है तो उसे चूनकर ही अलग किया जा सकता है, जैसे चावल में से कंकड़ निकालना। लेकिन यदि मिश्रण घुलनशील और सूक्ष्म मात्रा में हो तो उसे केमेटोग्राफी विधि द्वारा अलग करते हैं। केमेटोग्राफी विधि द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट, रक्त वाहिनियों में निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? रक्त वाहिनी में जो मांसपेशी होती है यह मांसपेशी हो रक्त वाहिनियों में जो मांसपेशी होती है वह चिकनी मांसपेशी होती है। रक्त वाहिनियों में चिकनी मांसपेशी होती है। चिकनी चिकनी पेशियां अरेखित पेशियां होती है। इन पेशियों को अनैच्छिक भी कहा जाता है। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। अनैच्छिक क्रिया जो होती है इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। चिकनी पेशियां हमारे आंतरिक अंगों को दीवारों पर पाई जाती है। हमारी रक्त वाहिनिकाओं में चिकनी पेशियां पाई जाती है, जिसके अंतर्गत महिलाओं के गर्भाशय की दीवार पर भी चिकनी पेशियां पाई जाती है। हृदय पेशियां मानव हृदय की दीवारों भित्ति में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। हृदय पेशियां जो होता है मानव हृदय की दीवारों भित्ति में पाई जाने वाली अनैच्छिक पेशियां होती है। कंकाल पेशियां ऐच्छिक पेशियां होती है। कंकाल पेशी जो होता है ऐच्छिक पेशी होता है तथा ये रेखित पेशियां हैं जो मानव कंकाल की गति एवं प्रचलन में सहायक होती है। रेखित पेशियां जो मानव कंकाल की गति एवं प्रचलन की सहायक होती है, ये कंडराओं द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती है। रेखित पेशिका जो होती है कंडराओं द्वारा अस्थि से जुड़ी होती है। नेक्स्ट अगला है, इसमें मिलान करना है, जिसमें दिया गया है सप्रा सुप्रा
टोलिक्युलर फेरॉन जो होता है यह ह्यूमरस होता है। सुप्रा टेक्लियर फेरामेन जो होता है यह ह्यूमरस होता है। परजंगिका शिखर निम्नल क्रेस्ट जो होता है टिबियो फिबुला को निम्नल क्रेस्ट प्रबंधजिका शिखर होता है। अंश उदलू ग्रेनाइट केविटी जो होता है अंश मेखला को कहते हैं, ग्रेनाइट केविटी कहते हैं। अवगृहित रूपी खांच सिग्मोइड नोच जो होता है यह रेडिस अल्ना का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के किस भाग में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं? यह दो केशिकाओं के मध्य में होता है। मनुष्य के शरीर के दो केशिकाओं के मध्य में उपास्थि युक्त जोड़े पाए जाते हैं। उपास्थि मानव शरीर के एक अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है। ये हमारी अस्थि मज्जा में स्थित कंड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बने होते हैं। मानव शरीर में दो केशिकाओं के मध्य उपास्थि युक्त जोड़े होते हैं। उपास्थि की संरचना के अनुसार ये कैलोजन या इलास्टिन की बनी होती है। ये तीन प्रकार की होती हैं: हाइलिन उपास्थि, प्लास्टिन उपास्थि तथा फाइब्रो उपास्थि। उपास्थि मानव शरीर के जोड़ों को लचीला बनाने में कार्य करती है। उपास्थि जो शरीर में होता है मानव शरीर में, यह जोड़ों को लचीला बनाने में कार्य करता है। प्लास्टिन, हेमोप्लास्टिन, क्लोरास्टिन, यहाँ पे जोड़ों को दिया हो जाता है। नेक्स्ट है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत होता है? एटीपी का जो स्रोत होता है यह होता है ग्लाइकोजन, क्रिएटिव फास्फोरस और वायवीय कोशिकीय श्वसन होते हैं। मानव पेशी संकुचन के लिए एटीपी का स्रोत होते हैं ग्लाइकोजन, क्रिएटिव फास्फोरस और वायवीय कोशिकीय श्वसन होते हैं। नेक्स्ट है, मानव पेशी संकुचन के लिए ग्लाइकोजन, क्रिएटिव फास्फोरस और वायवीय कोशिकीय श्वसन एटीपी के मुख्य स्रोत होते हैं। एटीपी के मुख्य स्रोत होते हैं। मांसपेशी में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के बड़े भंडार होते हैं। मांसपेशियों में ग्लाइकोजन नामक कार्बोहाइड्रेट के बड़े भंडार होते हैं जिसका उपयोग ग्लूकोज में एटीपी बनाने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज से एटीपी बनाने में प्रयोग होता है। क्रिएटिन फास्फोरस एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फास्फोरस बॉन्ड में स्टोर कर सकता है। क्रिएटिन फास्फोरस एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फास्फेट बॉन्ड में स्टोर कर सकता है। जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्रिएटिन फास्फोरस अपने फास्फेट को वापस एटीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है। क्रिएटिन फास्फोरस एक अणु है जो ऊर्जा को अपने फास्फेट बॉन्ड में स्टोर करता है। जब मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो क्रिएटिन फास्फेट जो है अपने फास्फेट को वापस एडीपी में स्थानांतरित कर एटीपी और क्रिएटिन बनाता है। कोशिकीय श्वसन जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट से एटीपी अणु उत्पन्न होता है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट से एटीपी अणु उत्पन्न होता है। कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट से एटीपी अणु उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है? यह मांसपेशी जो है गैस्ट्रेनेमिसिन मांसपेशी उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है, जबकि पेक्टोरल मांसपेशी, रोकोकोरम बैक्नालिसिस लोंगिस, टेंसर लोंगिस ये सभी उड़ने वाली मांसपेशी है। गैस्ट्रोनेमिस उड़ने वाली मांसपेशी नहीं है। पक्षियों में तीन प्रकार की उड़ने वाली मांसपेशी पाई जाती है: पेक्टोरल मांसपेशी, कोराको ब्रैकियासिस, लैंगस मांसपेशी और टेंसर मांसपेशी। पक्षी मुख्य रूप से बड़े पेक्टोरलिस मांसपेशी द्वारा उड़ान भरती है। पक्षी मुख्य रूप से बड़े पेक्टोरलिस मांसपेशी के द्वारा उड़ान भरती है जो कंधे पर पंखों को दबाते हैं और उड़ान के लिए आवश्यक शक्तिशाली विंग स्ट्रोक प्रदान करते हैं। कोराको ब्रैकियालिस लोंगिस एक सहायक मांसपेशी होती है जो उड़ने के दौरान पंखों को उठाने और नीचा करने में सहायता प्रदान करती है। टेंसर लांगस मांसपेशी उड़ने के दौरान प्रीपेंटेजियम को फैलाए रखती है। टेंसर लांगस मांसपेशी जो होती है उड़ने के दौरान प्रीपेंटेजियम को फैलाए रखने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, कब्जा संधि पाया जाता है। कब्जा संधि जो होता है यह ह्यूमरस और अल्ना होता है। अल्ना और ह्यूमरस में कब्जा संधि पाया जाता है। कब्जा संधि ह्यूमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभार दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि
उभरे सिर वाले अस्थि किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है, एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इन जोड़ों में हड्डियां एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ से ढकी होती है, जिसे श्लेष्मा द्रव के रूप में जाना जाता है। कब्जा संधि ह्यूमरस और अल्ना के बीच पाई जाती है। इस संधि में एक अस्थि के सिरे का उभाड़ दूसरी अस्थि के गड्ढे में इस प्रकार फिट होता है कि उभरे वाली अस्थि किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है। इस दोनों में हड्डियां एक सुरक्षात्मक उपास्थि और एक मोटे तरल पदार्थ में ढकी होती है, जिसे श्लेष्मा द्रव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, कोहनी घुटना उंगलियां के जोड़ इंटरफेंजिकल जोड़ हैं और इसे टखने टिबियो-टेलर जोड़ जोड़ इसका उदाहरण है। कोहनी घुटना उंगलियां के जोड़ इंटरफेजिकल जोड़ के उदाहरण है और टखने जो होते हैं टिबियो-टेलर जोड़ के उदाहरण है। टिबियो टेलर के उदाहरण है। नेक्स्ट है, धमनी और दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है। धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी होती है, धमनी जो होती है चिकनी मांसपेशी की एक मोटी परत होती है। धमनी जो होती है चिकनी मांसपेशी की मोटी परत होती है। धमनी की दीवार सिरा की दीवार से मोटी होती है क्योंकि धमनी चिकनी मांसपेशी की मोटी परत से बनी होती है। आंतरिक वाल्व धमनी में अनुपस्थित होता है। आंतरिक वाल्व धमनी में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा सकता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के परिणाम होता है? यह होता है केवल पेशी कोशिकाओं के व्यास में, केवल पेशी कोशिका की संख्या में, केवल पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी कोशिकाओं की संख्या में, ये सभी विधि होता है। नियमित व्यायाम पेशी का आकार 60% तक बढ़ा देता है। यह मुख्यतः निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि से होता है? यह होता है केवल पेशी कोशिका के व्यास से, पेशी कोशिका के व्यास से, पेशी कोशिका की संख्या से, पेशी कोशिका के अंदर पेशी कोशिकाओं की संख्या से। नियमित व्यायाम में मांसपेशी की वृद्धि 3 तरह से हो सकती है। पहला, पेशी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके। दूसरा, पेशी संख्याओं के व्यास में वृद्धि होता है। तीसरा, पेशी कोशिकाओं के अंदर पेशी रक्षक की संख्या में वृद्धि होता है। ये 3 तंत्र मांसपेशी में वृद्धि में शामिल होते हैं। व्यायाम से मांसपेशी में अतिवृद्धि होती है। शरीर शरीर क्षतिग्रस्त तंतुओं को फ्यूज करके उनकी मरम्मत करता है। क्षतिग्रस्त तंतु को फ्यूज करके शरीर उसका मरम्मत करता है, जिससे मांसपेशी का द्रव्यमान और आकार बढ़ता है। शरीर जो होता है क्षतिग्रस्त तंतु को फ्यूज करके उसकी मरम्मत करता है, जिससे मांसपेशी का द्रव्यमान और आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सुकेंद्रीय कोशिका में दोनों सुकेंद्रीय कोशिका में जो होता है पक्षाभ और कशाभिका दोनों के अक्षसूत्र की सूक्ष्म कलिकाओं की व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। 9+2 प्रणाली जो होता है यह सुकेंद्रीय कोशिका में पक्षाभ और कशाभिका के अक्षय सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था की गई 9+2 प्रणाली से कहते हैं। नेक्स्ट है, एक पक्षाभ या कशाभिका के अध्ययन से पता चलता है कि प्लाज्मा झिल्ली से ढके प्लाज्मा झिल्ली से ढके होते हैं। उनके कोर को अक्षतंतु कहा जाता है। उसके कोर को अक्षतंतु कहते हैं, जिसमें कई सूक्ष्म नलिका होती है जो लंबी धुरी के समांतर चलती है। अक्षय तंतु में आमतौर पर रेडिकल रूप से व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े होते हैं। अक्षय तंतु में आमतौर पर रेडिकल के रूप में व्यवस्थित परिधीय सूक्ष्म नलिकाओं के 9 जोड़े होते हैं, जो केंद्रीय रूप से स्थित सूक्ष्म नलिकाओं की एक जोड़ी होती है। अक्षीय सूक्ष्म नलिका की ऐसी व्यवस्था को 9+2 कहते हैं। अक्षीय सूक्ष्म नलिकाओं की ऐसी व्यवस्था को 9+2 प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, जीव द्रव तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका। जीव द्रव तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका की 2 सिस्टर्नी को जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बंधन नलिका। जीव द्रवी तंतु के 2 विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्य जालिका को 2 सिस्टर्नी को जोड़ने वाली नलिका को बंधन नलिका कहते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति में जीव द्रव तंतु होता है। पादपों की कोशिका भित्ति में जीव द्रव तंतु होता है। इसके माध्यम से अंतर कोशिका संयोजन बना रहता है। बंधन नलिका एक संकीर्ण बेलनाकार रचना है जो जीव द्रव तंतु के केंद्र से होकर गुजरती है।
बंधन नलिका एक संकीर्ण बेलनाकार रचना होती है जो जीवद्रव तंतु के केंद्र से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, ओशन प्रोटीन पाया जाता है। ओशन प्रोटीन जो अस्थि की आधात्री में पाया जाता है। ओशन ओशन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि की आधात्री में पाया जाता है। ओशन प्रोटीन मानव शरीर में अस्थि की आधात्री में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। यह लगभग 95% होता है, कैलोजन से बना होता है। 95% कैलोजन से बना होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक के साथ अस्थियों का ट्रीटमेंट करके अस्थि से अलग किया जाता है। इसमें कैलोजन के अलावा सूक्ष्म तत्वों के रूप में कई अम्लीय प्रोटीन युक्त घटक मौजूद होते हैं। ओजोन प्रोटीन जो होते हैं, ओजोन प्रोटीन मानव शरीर में अस्थि के आघाତରେ में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। यह लगभग 95% कैलोजन से बना होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अस्थियों का ट्रीटमेंट करके अस्थियों से अलग किया जाता है। इसमें कैलोजन के अलावा सूक्ष्म तत्वों के रूप में कई अम्लीय प्रोटीन युक्त घटक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, हर्विशियन तंत्र की विशेषता क्या है? हर्विशियन तंत्र की विशेषता जो है यह है केवल स्तनियों की अस्थियों में होता है। हर्विशियन तंत्र की विशेषता केवल स्तनियों की अस्थि में हड्डी में होता है। हर्विशियन तंत्र केवल स्तनियों की जीवों की अस्थि में स्तन्य जीवों की हड्डियों में विशेषता होती है। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की संरचना अत्यधिक दृढ़, संघनन व जटिल होती है। अतः इसमें मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति हेतु अनेक नलिकाएं निर्मित हो जाती है जिससे जिसको हैवसियन नलिका कहा जाता है। हैवसियन तंत्र केवल स्तनधारी जीवों की अस्थियों की विशेषता होती है। स्तनधारी जीवों की अस्थियों की संरचना अत्यधिक दृढ़, संघनन व जटिल होती है। अतः इसमें मैट्रिक्स में रक्त की आपूर्ति हेतु अनेक नलिकाएं निर्मित हो जाती है जिनको हैवसियन नलिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, पिशितांश क्षेत्र में कहाँ एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं? पिशितांश क्षेत्र में जहाँ एक्टिन तथा मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त व्याप्त रहते हैं वहां निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी ऑक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं? तो यह है 6 तत्व, 6 प्रकार के होते हैं। पिता पसीताश में जहां पैक्टिन और मायोसिन तंतु परस्पर व्याप्त रहते हैं वहां 6 एक्टिन तंतु प्रत्येक मायोसिन तंतु को घेरे रहते हैं। एक्टिन तथा मायोसिन प्रोटीन फिलामेंट का निर्माण करते हैं जो जो मायोफिब्रिल के अनुदैर्ध्य तरीके से कार्य करते हैं, से व्यवस्थित होते हैं। मायोसिन व एक्टिन मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशी की गति को नियंत्रित करता है। मायोसिन व एक्टिन मानव शरीर में स्वैच्छिक मांसपेशी की गति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, कैरिटो कैरेटिनोसाइट्स पाए जाते हैं। कैरेटोसाइट्स पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं त्वचा में। त्वचा में कैरेटोसाइट्स कोशिकाएं त्वचा में पाए जाते हैं। ये सस्टेनम कॉर्नियम द्वारा विकसित होते हैं। ये पुनः उपकलावरण प्रक्रिया के निष्पादन है। ये मानव त्वचा की प्राकृतिक कोशिका प्रकार के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी कार्य जैसे त्वचा में घावों को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैरिटोसाइट्स कोशिका त्वचा में पाई जाती है। ये स्टेसम कॉर्नियम द्वारा विकसित होती है। ये पुनः उपकलावरण प्रक्रिया के निष्पादक हैं। ये मानव त्वचा की प्रमुख कोशिका के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी जैसे कार्य त्वचा में घाव भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा की संरचना प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। त्वचा की संरचना प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कैरिटोसाइट्स कोशिका। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिका पाई जाती है। मास्ट कोशिका जो पाई जाती है यह होता है संयोजी उत्तक होती है। मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाई जाती है जिसमें त्वचा, पेट और आंत की परत शामिल होता है। मास्ट कोशिका जो संयोजी उत्तक में पाई जाती है यह जिसमें त्वचा, पेट और आंत की परत शामिल होता है। इसमें हेप्टिन, हिस्टामिन वृद्धि कारक तथा साइटोकाइन्स जैसे रसायन होते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवों और परजीवियों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवों और परजीवियों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसमें मास्ट कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मास्ट कोशिका संयोजी उत्तक होती है जो त्वचा, पेट और आंत के परत शामिल होता है। इसमें हैप्टिन, हिस्टामिन वृद्धि कारक तथा साइटोकाइन्स जैसे रासायनिक होते हैं। मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली कुछ जीवों और परजीवियों के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसमें मास्ट कोशिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है,
सार्कोसोम क्या होते हैं? सार्कोसोम जो होते हैं ये होते हैं मांसपेशीय माइटोकॉन्ड्रिया। मांसपेशी माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोसोम होते हैं। सार्कोसोम एक धारीय मांसपेशी तंतु होते हैं जो मांसपेशी तंतु की क्रियात्मक इकाई होती है। सार्कोसोम सार्कोसोम जो होती है मांसपेशी तंतु की क्रियात्मक इकाई होती है। यह माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोमियर के जेड बैंड से जोड़ता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की सार्कोमियर के जेड बैंड से जोड़ता है सार्कोसोम। नेक्स्ट है मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स किससे बने होते हैं? मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं यह बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स जो बने होते हैं मायोफाइब्रिल्स सभी से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मायोसिन, एक्टिन, मायो ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं प्रोटीन तंतु के संगठन होते हैं जिसमें कार्डियोमायोसाइट कार्डियोमायोसाइट के संकुचनशील तत्व होते हैं, अर्थात यह मशीनरी या मोटर जो संकुचन तथा विश्राम को संतुलित करते हैं। मायोफाइब्रिल्स मोटे और पतले मायोफिलामेंट से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं और पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मोटे और पतले मायोफिलामेंट से बने होते हैं। मोटे तंतु मायोसिन से बने होते हैं और पतले तंतु एक्टिन, ट्रोपोलिन और ट्रोपोमायोसिन से बने होते हैं। नेक्स्ट धारीय पेशियों में धारियां किसके कारण होती है? धारीय पेशियों में धारियां जो होती है यह होती है मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण होता है। धारीय मांसपेशियों में धारीय मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण ये दो प्रकार की होती है, एक्टिन और मायोसिन होता है। मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल्स के तंतु हैं। ये तंतु मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करती है। सार्कोमियर मायोफिलामेंट की रिपीटिंग इकाई है जो जिसे धारीय रूप में देता है या इसे धारीय रूप देता है। धारीय मांसपेशियां में धारीय मायोफिलामेंट की उपस्थिति के कारण होता है। ये दो प्रकार की होती है, एक्टिन और मायोसिन। मायोफिलामेंट जो होता है मायोफाइब्रिल्स के तंतु होते हैं। ये तंतु मांसपेशी के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। सार्कोमियर मायोफिलामेंट की रिपीटिंग इकाई है जो इसे धारीय रूप में देता है। नेक्स्ट रक्तवाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है या शल्की उपकला। रक्तवाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित किया जाता है, शल्की उपकला होता है। रक्तवाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित हल्की उपकला द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के उपकला में आमतौर पर सुरक्षात्मक कार्य होते हैं जिसमें अंतर्निहित ऊतक पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्मजीव से सुरक्षा और पानी द्वारा नुकसान से सुरक्षित पाया जाता है। रक्तवाहिकाओं को आंतरिक रूप से रेखित शल्की उपकला द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उपकला में आमतौर पर सुरक्षात्मक कार्य होते हैं। इसके अंतर्निहित ऊतक पर आक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा और पानी द्वारा नुकसान से सुरक्षा शामिल होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट को मांसपेशी संकुचन दौर के सही क्रम को दिखाना है, जिसमें मांसपेशी के संकुचन के दौर की घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार होगा। सबसे पहले सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम Ca प्लस प्लस होगा। सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम Ca डबल प्लस होगा। आयन का विमोचन Ca डबल प्लस होगा। उसके बाद आयन का विमोचन होगा Ca डबल प्लस होगा। जिंक लिंक ब्रिज निर्माण, उसके बाद एटीपी का जल अपघटन होगा। एटीपी का जल विघटन होगा। फिर मायोसिन हैंडन का छोटा हो जाना होता है। तो मांसपेशी के संकुचन के दौरान की घटना का सही क्रम है सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम के Ca डबल प्लस आयन का विमोचन, उसके बाद होगा Ca डबल प्लस लिंक ब्रिज का निर्माण होता है, फिर एटीपी का जल अपघटन होता है, उसके बाद मायोसिन हैंड्स का छोटा हो जाना होता है। नेक्स्ट है अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन जो होते हैं वह होते हैं Ca डबल प्लस होते हैं। अंतिम पेशी संकुचन में आवश्यक धनायन Ca डबल प्लस एक्शन पेटेंशियल की वजह से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से Ca डबल प्लस आयन रिलीज होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट पर मौजूद होते हैं, ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं और गठनात्मक परिवर्तन के कारण मायोसिन बाइंडिंग साइटों को एक्सपोज करने लगते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों के मायोफाइब्रिल में मौजूद हल्के और गहरे रंग के बैंड होते हैं। यह जो बैंड होते हैं यह होते हैं गहरा ए और हल्का आई बैंड होता है। गहरा ए और हल्का आई बैंड का होता है।
मांसपेशियों का मायोफ्यूजन में मौजूद गहरा ए और हल्का आई बेंड होता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, जिसमें है प्रोटियोमेक्स जो होता है यह उक्त प्रोटीन होता है। प्रोटियोमेक्स जो होता है उक्त प्रोटीन होता है। क्रायोबायोलॉजी होता है क्रानोबायोलॉजी में लयबद्ध गतिविधि होता है। क्रानोबायोलॉजी में लयबद्ध गतिविधि होता है। इक्सोनेमिया में आंशिक मांसपेशी अप्राप्ति होता है। इनक्सोमेनिया में रोधगलन में पूर्ण मांसपेशी अप्राप्ति हो जाता है। रोधगलन में पूर्ण मांसपेशी की अप्राप्ति होती है। नेक्स्ट है मेलानिन किसके द्वारा स्रावित होता है। मेलानिन जो होता है यह स्रावित होता है त्वचा के क्रोमेटोफोर्स से द्वारा। त्वचा के क्रोमेटोफोर्स से मेलानिन स्रावित होता है। मेलानिन त्वचा के क्रोमेटोफोर्स द्वारा स्रावित होता है। शरीर में मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो बालों, आंखों और त्वचा को रजकता प्रदान करता है। मेलानिन त्वचा के क्रोमेटोफोर्स द्वारा स्रावित होता है। शरीर में मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो बाल, आंख और त्वचा को रजकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिन क्या होता है। ट्रोपोनिन जो होता है यह मांसपेशी प्रोटीन होता है। ट्रोपोनिन एक मांसपेशी प्रोटीन है। जो ट्रोपोनिन धारीदार कंकाल और हृदय मांसपेशी संकुचन के लिए संक्रमोमेरिक CA2+ नियामक होता है। इसमें ट्रोपोनिन एक मांसपेशी प्रोटीन होता है। जो ट्रोपोनिन धारीदार कंकाल और हृदय में मांसपेशी संकुचन के लिए सर्कोमेरिक CA2+ नियामक होते हैं। इसमें नेक्स्ट मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशी होती है। मानव आंख के पुतले के आसपास की जो रेखी होती है यह होती है आसपास की रेखित और अरेखित पेशियों से घिरी होती है। मानव आंख की पुतली के आसपास की मांसपेशियां जो होती है अरेखित और अनैच्छिक पेशियों से घिरी होती है। पुतली वह छिद्र है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। पुतली वह छिद्र होता है जो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है धारीदार या रेखित मांसपेशी फाइबर में एम लाइन स्थित होता है। धारीदार या रेखित मांसपेशी फाइबर में एम लाइन स्थित होता है। यह होता है एच जोन पे होता है। धारीदार मांसपेशी में एच जोन में एम लाइन पेशी पाई जाती है। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में काली तथा श्वेत पट्टी होती है। श्वेत पट्टी को आइसोटोपिक पट्टिका या आई बेंड कहते हैं। श्वेत पट्टी को आइसोटोपिक पट्टिका या आई बेंड कहते हैं। श्वेत पट्टिकाओं के बीच में एकांतरित काली पट्टिका भी होती है। श्वेत पट्टिकाओं के बीच में एकांतरित काली पट्टिका भी होती है जिसे ए बेंड कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के ठीक मध्य में भी एक रेखा होती है जिसे हैंसेंस रेखा या एच बेंड कहते हैं। हैंसेंस रेखा या एच बेंड कहते हैं। प्रत्येक श्वेत पट्टिका के ठीक मध्य में होता है। नेक्स्ट हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां होती है। यह होती है केवल रेखित पेशिका होती है। हड्डी से जुड़ी हुई सारी पेशियां केवल रेखित पेशिका होती है। हड्डियों से जुड़ी हुई सारी पेशियां केवल रेखित पेशिका होती है। मानव शरीर में 400 रेखित पेशिका पाई जाती है। मानव शरीर में 400 रेखित पेशिका पाई जाती है। अतः इनके ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। मानव शरीर में 400 रेखित पेशिका होती है। अधिकांश पेशी अपने दोनों सिरों पर टेंडन नामक पतला मजबूत डोरी से अस्थियों से जुड़ी होती है। टेंडन नामक पतला मजबूत डोरी से जुड़ी हुई होती है। अतः इसे कंकालीय पेशी कहते हैं। जो टेंडन नामक पतली मजबूत डोरी अस्थियों से जुड़ी होती है उसे कंकालीय पेशी कहते हैं। अरेखित पेशियां जो होती है खोखले, अंतरंगों, आहार नल, मूत्राशय, पित्ताशय, श्वसन नलिका, गर्भाशय आदि जो होता है अरेखित पेशी होती है। जो खोखले अतरंगी प्रकार की होती है। आहार नल में होती है, मूत्राशय में होता है, पित्ताशय में होता है, श्वसन नलिका, गर्भाशय में पाया जाता है अरेखित पेशियां की दीवार जो होता है शीशन, प्लीहा, नेत्रों, त्वचा की डर्मिस आदि में होता है। इसकी अस्थियों से कोई संबंध नहीं होता। अस्थि से इसका कोई संबंध नहीं होता। अतः ये अनैच्छिक पेशियां होती है। अनैच्छिक होने के कारण इनमें थकान नहीं होता। अनैच्छिक होने के कारण अस्थि में थकान नहीं होता है। हृदय पेशी केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। हृदय पेशी जो होता है केवल हृदय की मांसल भित्ति में पाई जाती है। इन पेशियों में रेखित व अरेखित पेशी के गुण होते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय की मांसल भित्तियों में पाई जाती है। इन पेशियों में रेखित व अरेखित पेशी के गुण होते हैं। हृदय पेशी में रेखित अरेखित गुण दोनों होते हैं। यह हृदय पेशी केवल हृदय की मांसल भित्ति में पाया जाता है। नेक्स्ट है पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई जो होता है यह क्या होता है। यह होता है सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक सार्कोमियर में मायोसिन छड़ें इसकी 2/3 लंबाई में फैली होती है। शीतलन में एक्टिन और मायोसिन छड़ों को जोड़ने वाले सेतुबंध
सब खुल जाते हैं, अतः प्रत्येक पेशी खंड को सब एक्टिन छड़ें आपस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। इस प्रकार पेशी खंड पेशी तंतुओं की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। पेशी खंड जो होता है पेशी तंतुओं की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है क्रिएटिन। क्रिएटिन फास्फेट मिलता है। क्रिएटिन जो फास्फेट यह मिलता है पेशी ऊतक में। क्रिएटिन फास्फेट पेशी ऊतक में पाया जाता है। क्रिएटिन फास्फेट क्रिएटिन का एक फास्फोरिलीकरण के रूप में होता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को रिसाइकिल करने के लिए कंकाल की मांसपेशी व मस्तिष्क में उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट के संग्रहण हेतु रिजर्व भंडार के रूप में कार्य करता है। क्रिएटिन फास्फोस होता है जो या त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह जो होती है इसे कहते हैं सस्टेटम मेलपीगी होता है। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह को सस्टेनम मेलपीगी कहते हैं। त्वचा में बाह्य त्वचा की सबसे आंतरिक सतह जो होती है सस्टेलम मेलपीगी होती है। इसे सस्टेलम बेसेल भी कहते हैं। कोशिका आकार में घनाकार या स्तंभाकार होता है। यह त्वचा को रोगजनकों से बचाती है और अत्यधिक पानी के नुकसान को रोकती है। नेक्स्ट मायोकार्डियम के अतिरिक्त हृदय पेशी और कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है एंडोकार्डियम में। एंडोकार्डियम ऊतक की आंतरिक परत है जो हृदय के कक्षकों में फैली होती है। यह कोशिका रक्तवाहिनियों के इंडोसिथिलिन कोशिकाओं के समान होती है। इसमें मायोकार्डियम पाया जाता है जो हृदय को संकुचन करने में सहायक होता है। इस प्रकार मायोकार्डियम के अतिरिक्त कार्डियक पेशी एंडोकार्डियम में भी शामिल होता है। मायोकार्डियम के अतिरिक्त कार्डियक पेशी जो होता है एंडोकार्डियम में शामिल होता है, पाई जाती है। नेक्स्ट है किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती। किसी पेशी की लंबाई नहीं बदलती है यह आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसके तहत पेशियां गर्म वार्म अप होता है किंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्वाइंट पर भी कोई संचलन नहीं होता है। इस संकुचन में पेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइसोमेट्रिक संकुचन में पेशी की लंबाई नहीं बदलती है। आइसोमेट्रिक संकुचन को स्टैटिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसके तहत पेशियां गर्म वार्म अप होती है किंतु इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ज्वाइंट पर भी कोई संचालन नहीं होता है। इस संकुचन में पेशियां की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है इसमें क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनेमियम पेशी विद्यमान होते हैं। ये दोनों पेशी जो होते हैं यह टांग में होते हैं। क्वाड्रिसेप और गैस्ट्रोमेनियम पेशी टांगों में होती है। क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोमेनियम पेशी टांग में पाई जाती है, लेग में। क्वाड्रिसेप्स एवं एक हिप फ्लेवर और घुटने का विस्तारक है जिसमें 4 मांसपेशी शामिल होती है। 3 वास्टस और रेक्टस फिरोसिस होते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोनिमिकस मांसपेशी निचले पैर लोअर लेग के पिछले हिस्से पर स्थित है जो जंघा पेशी भी बनाती है, जो जंघा पेशी बनाता है। ग्रेस्टिमेशियस मांसपेशी निचले पैर के पिछले हिस्से पर स्थित है जो जंघा पेशी बनाती है। नेक्स्ट है सर्कोमियर किन 2 पट्टियों के बीच स्थित होता है? यह सर्कोमियर पेशी जेड पट्टी के बीच में होता है। सर्कोमियर 2 जेड पट्टियों के बीच की दूरी होती है। नेक्स्ट अभिरंजित पेशी में गहरी पट्टियों को ए पट्टियां तथा हल्की पट्टियों को आई पट्टियां कहते हैं। प्रत्येक ए पट्टियां वाले भाग में मायोसिन नामक प्रोटीन की बनी मोटी तथा आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समांतर फैली होती है। इन तंतुओं को पेशी तंतु कहते हैं। आई पट्टी के बीच एक तंतु में और टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग अनुप्रस्थ विभाजक पट्टी होता है। एक्टिन की छड़ें इस पट्टी के से दोनों ओर फैल जाती है। इस पट्टी को जेड रेखा या क्राउस की झिल्ली कहते हैं। प्रत्येक 2 जेड रेखा के बीच का भाग एक पूरी ए पट्टी तथा उसके दोनों ओर की पट्टी के अक्षांश मिलकर एक पेशी खंड अर्थात स्क्वोमियर बनाते हैं। नेक्स्ट है
पेशी तंतु के पतला पेशियों किस प्रोटीन के पदार्थ से बनती है? यह बनती है ट्रोपोसिन, एक्टिन और ट्रोमोमाइसिन तंतु से बनता है। पेशी तंतुओं की पतली पेशी जो होता है यह किस प्रोटीन से बनती है? यह बनती है एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोमोमाइसिन से बनता है। कंकाली पेशी का प्रत्येक पेशीय तंतु अनेक माइक्रोफाइबिल से मिलकर बना होता है। इसकी क्रियात्मक इकाई को साइकोमियर कहते हैं। साइकोमियर दो तरह की होती है, मोटे तंतु तथा पतले तंतु वाले। मोटे तंतु वाले मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पतले तंतु वाले एक्टिन, ट्रोपोनिन तथा ट्रोपोमाइसिन के बने होते हैं। मोटे तंतु वाले मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि पतले तंतु वाले एक्टिन। साइकोमियर दो तरह के होते हैं, इसमें मोटे तंतु वाले और पतले तंतु वाले होते हैं। नेक्स्ट, मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ जाता है, यह ट्रोपोनिन से जुड़ता है। सार्कोप्लाज्म में जब Ca++ की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई के Ca2+ बंध बनकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थान को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्रायः ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे सर्कोमियर छोटा हो जाता है तथा या संकुचित होता है। इसमें आई बेंड का लंबाई ही कम हो जाती है, जबकि ए बेंड ज्यों का त्यों होता है। इसमें सर्कोप्लाज्म में Ca+ की मात्रा बढ़ती है तो एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से Ca2+ बंध बनकर एक्टिन से ढके हुए सक्रिय स्थान को खोल देता है। एटीपी के जल में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं, जिससे सर्कोमियर छोटा हो जाता है या संकुचित होता है। इसमें आई बेंड की लंबाई भी कम हो जाती है, जबकि ए बेंड ज्यों का त्यों रहता है। नेक्स्ट, लंबे समय तक कार्य करने से पेशी थक जाती है, क्योंकि मांसपेशी थकने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल का बनना। अत्यधिक समय तक कार्य करने से मांसपेशियां ऑक्सी शोषण करती है, जिसके फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जो थकावट का कारण होता है, जबकि ग्लाइकोसिस में पायरूवेट अम्ल बन जाता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है? यह करता है सेरिबलम। अनुमस्तिष्क सेरिबलम मनुष्य के ऐच्छिक पेशियों को अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वय करता है। शराब, अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता और वह लड़खड़ाने लगता है। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम मनुष्य के ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वय होता है। शराब, अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति का अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित होता है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है और वह लड़खड़ाने लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय अवस्था दर्शाते हैं? ये हो जाएगा हाथ और पैर हो जाएंगे। हाथ पैर के ऊतक में रेखित पेशियां पाई जाती है, जिन्हें कंकालीय पेशी भी कहते हैं। इन पेशियों में बहुनाभिकीय अवस्था पाई जाती है। हाथ पैर की गति एवं शरीर की गतियों इसकी पेशियों द्वारा संभव होती है। इन्हें ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। मांसपेशियों के शीतलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रव्य जालक में पुनः पंप किया जाता है, वे आयन होते हैं Ca++ होते हैं। Ca++ की प्रचुरता में प्रत्येक पेशीय तंतु में मायोसिन एवं एक्टिन के बीच एक्टोमाइसिन के सेतु बंध बनाते हैं, जो तंतुओं को सिकुड़ने का कार्य करती है। तंतुओं के सिकुड़ने के Ca2+ वापस पेशी द्रव्य जालिका में वापस पंप कर दिए जाते हैं, जो ट्रोपोनिन एक्टिन को निष्क्रिय बना देती है, जिससे सेतु बंध खुल जाता है। एक्टिन टुकड़े यथा स्थान पहुंच जाते हैं और इस प्रकार पेशी का शिथिलन हो जाता है। नेक्स्ट है, एक्टिन क्या होता है? एक्टिन जो होता है पेशी सूत्र होता है। पेशी तंतुओं के आई पट्टी वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की महीन छड़ें लंबाई में एक दूसरे के समानांतर फैली होती है। इन छड़ों को पेशी सूत्र कहते हैं। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन जो होते हैं यह होते हैं कैल्शियम। पेशी को सिकुड़ने में एटीपी के मुख्य बहुत ऊर्जा का व्यय होता है और कैल्शियम आयन Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ आयन की आवश्यकता होती है। Ca2+ आयन की उपस्थिति एक्टिन प्रोटीन की महीन छड़ों को सक्रिय कर देता है। नेक्स्ट, मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग होते हैं 3 अर्धवृत्ताकार कैनोल होते हैं। मनुष्य के कान में संतुलन के अंग 3 अर्धवृत्ताकार कैनोल होते हैं। सेक्युलस तथा कैलोन सुनने में सहायक अंग रूप में शामिल होते हैं।
यूटिकुलस अभिविन्यास तथा स्थिर संतुलन में या विशेष रूप से क्षैतिज झुकाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित केरुस्की ऊतक में कौन सा एक कैल्कोजन का उत्कृष्ट स्रोत होता है? कंडरा होता है। केरुस्की ऊतक में कैल्कोजन का उत्कृष्ट स्रोत कंडरा टेंडन होता है। कैल्कोजन प्रोटीन अणु होते हैं जो अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यह संयोजी ऊतक के बाह्य कोशिका स्थान को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। इसकी कठोरता तथा खिंचाव के प्रतिरोध के कारण एक त्वचा रंध्र हड्डी और स्नायुबंध के लिए एकदम सही मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है, आवयव संरक्षण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण किस कारण होता है? यह होता है Na+ के अंदर जाने से होता है। आवयव संचरण के दौरान एक्सॉन कला का विध्रुवण Na+ के अंदर जाने से होता है। इसमें आवयव संचरण के दौरान Na+ चैनल के द्वारा खुले होते हैं तथा K+ चैनलों द्वारा बंद होते हैं। Na द्वार में प्रवेश से तंत्रिका झिल्ली या एक्सॉन कला का विध्रुवण हो जाता है। नेक्स्ट है, हैवर्सियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है? हैवर्सियन कैनाल किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है? यह होती है वेल्कमान की नलिया के द्वारा। हड्डियों में पाई जाने वाली हैवर्सियन कैनाल वेल्कमान नली द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्तनियों के केरुस्की स्तंभ में पाई जाने वाली नलियां कैल्कोनेट के नलियां होती है। स्लेम नलियां स्तनधारियों के आंख में पाई जाती है। हेरिंग कैनाल पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है। हेरिंग कैनाल जो होता है पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कॉर्नेटिडेन किसका हिस्सा होता है? कॉर्नेटिडेन जो होता है किसका हिस्सा होता है? कॉर्नेटिडेन जो होता है टेंडियस कॉर्ड, सामूहिक रूप से हृदय के तार के रूप में जाना जाता है। कॉर्नेटिडेन वाल्व जो होता है लीफ लैंड्स तथा पेलियरी मांसपेशी के बीच मजबूत रेशे संयोजक होते हैं। यह वेट्रोरी साइड तथा लिम्फेलेंट से जुड़े होते हैं और कंप्रेस को स्टोल के दौरान एंट्रियल कैविटी के आपस में झूलने से रोक देते हैं। नेक्स्ट, कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं। इस अस्थि को सिमॉइड अस्थि कहते हैं। कंडरा के अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को सिमॉइड अस्थि कहते हैं। उपास्थि जो होता है कार्टिलेज अन्य ऊतक के समान भ्रूण की मिडोमर्स से उत्पन्न होता है। इसके मैट्रिक्स में कंडरिन नामक प्रोटीन होते हैं जो कंडरी युक्त प्रोटीन का बना होता है। इसमें श्वेत कैल्कोजन व पीले इलास्टिक तंतु का जाल फैला होता है जो कार्टिलेज को दृढ़ता व लचीलापन प्रदान करता है। त्वचा या अस्थि बोन एक हड्डी जैसी संरचना होती है। यह अंतरा अस्थि निर्माण से बना होता है जो केरुस्की के कंकाल का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, किसके अस्थि भवन में सिमोनॉइड अस्थि पाए जाते हैं? कंडरा के रूपांतरण में सिमोनॉइड अस्थि बनती है। यह एक छोटी सी तिकोनी अस्थि होती है जो घुटने के जोड़ के सामने स्थित होती है। यह कंडरा के कैल्सीकरण से बनती है। ऐसी अस्थि को सिग्मोइड अस्थि कहते हैं। यह फीमर के उभारों से जुड़ी होती है तथा यह लचीले स्नायु द्वारा जंघा की टिबिया अस्थि से जुड़ी होती है। यह घुटने की मुड़ने में सहायक करती है तथा इसकी संधि की सुरक्षता करती है। नेक्स्ट है, स्तनी के कर्ण में तीन हड्डी निम्न में से कौन सी हड्डी बनती है? यह हड्डी होती है तीन हड्डी होता है क्वाड, आर्किटुलस और हीनोमैंडिबुलर होता है। स्तनी के कर्ण की तीनों हड्डियां क्वाड्रेट, आर्टिकुलस तथा हायोमैंडिबुलर की बनी होती है। मेलियस जो होता है आर्टिकुलेट का होता है। इनकस जो होता है क्वाड्रेट का होता है। स्टेपिस जो होता है हायोमैंडिबुलर का बना होता है। नेक्स्ट होता है हमारे प्रत्येक मध्य कर्ण में एक दूसरे के आगे जुड़ी छोटी दो हड्डियां होती है। ये कान के पर्दे के अंतः कान की ओर क्रमशः मेलियस और इनकस तथा स्टेपिज होती है। नेक्स्ट, स्तनधारियों को अंधमेखला की मुख्य हड्डी होती है। यह होती हड्डी स्कैपुला होता है। स्तनधारियों की अश्वमेखला की मुख्य हड्डी स्कैपुला होती है। स्तनधारियों में अश्वमेखला लिगामेंट व मांसपेशी के रूप द्वारा मेरुदंड से जुड़ी होती है। अश्वमेखला के प्रत्येक आधे भाग तीन हड्डी से बने होते हैं जिसके नाम क्रमशः है डॉर्सन वेंडल और एंट्रोवेंडल है। डॉर्सन अस्थि को स्कैपुला कहते हैं। इडवेंट्रल बोन को क्लेविकल और वेंट्रल बोन को कोलाइड बोन कहते हैं। नेक्स्ट, कर्ण मध्य
मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थि का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है, ये सभी होता है, आवृत्ति बनाना, आयाम बढ़ाना, तरंगदैर्घ्य को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है, मध्य कर्ण गुहा में उपस्थित कर्ण अस्थियों का कार्य करती है, जिसमें आवृत्ति बढ़ाना कार्य होता है, आयाम को बढ़ाना, तरंगदैर्घ्य बढ़ाना होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थि की सही क्रम क्या होता है? यह होता है MIS। मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है, जिसमें संक्षिप्त में MIS कहते हैं। इसका सही क्रम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। मनुष्य के कान में 3 हड्डी जो है अस्थि है, यह है मेलियस, इनकस और स्टेपिस होता है। ओटो ओटोलिथ पाया जाता है। ओटोलिथ जो है यह पाया जाता है अंतःकर्ण में। ओटोलिथ पाया जाता है। ओटोलिथ कृष्णकी के अंतःकर्ण में पाया जाता है। ओटोलिथ मेम्ब्रेन में कैल्शियम कार्बोनेट के मुख्य छोटे क्रिस्टल हो पाए जाते हैं, जिसे ओटोलिथ कहते हैं। यह जंतुओं में संतुलन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है, जानु फलक पैटला क्या होता है? यह होता है सिसमोयड अस्थि। जानु फलक पटेला होता है, सिसमोयड अस्थि होता है। जानु फलक अर्थात पटेला जो होता है, प्रत्येक घुटना पर आगे की ओर स्थित एक छोटी त्रिकोणाकार हड्डी होती है, जो एक कंडरा टेंडन में कैल्सीकरण के कारण बनी होती है। ऐसी हड्डी जो सिग्मोइड सिग्मोइड हड्डी सिग्मोइड हड्डी इस हड्डी को सिग्मोइड हड्डी कहते हैं। यह फीमर के उभारों से संबंधित होती है। यह लचीले स्नायु द्वारा एक जंघा को टिबिया हड्डी से जुड़ी रहती है। यह घुटनों की संधि को सुरक्षित करती है और घुटने के मुड़ने में सहायक करती है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क जिसके द्वारा बने होते हैं, किसके द्वारा बने होते हैं? यह स्तनधारियों में जाइगोमेटिक आर्क जुगल जो होता है, स्वाइकमोखल और मैक्सिला द्वारा बना होता है। जाइगोमेटिक आर्क का कार्य होता है आंख की सुरक्षा करना, मेसेटर की उत्पत्ति करना तथा अस्थायी मांसपेशियों की सुरक्षा और मेडिबल के लिए एक अभिव्यक्ति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट, रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डी में पाए जाते हैं? यह होता है खोपड़ी में। रेशेदार अचल जोड़ खोपड़ी की हड्डी में पाए जाते हैं। रेशेदार अचल जोड़ खोपड़ी की हड्डी में पाई जाती है। अचल या रेशेदार जोड़ वे होते हैं जो संयुक्त स्थान पर गति की अनुमति नहीं देता है या केवल बहुत मामूली गति की अनुमति करता है, वह रेशेदार अचल जोड़ होता है। हड्डियों या टेंडन से जुड़ी मांसपेशी को कहते हैं रेखित मांसपेशी। टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। रेखित मांसपेशी हड्डी या टेंडन से जुड़ी मांसपेशी होती है। स्नायु या लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। स्नायु या लिगामेंट हड्डी को हड्डी से। नेक्स्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किसके लिए जिम्मेदार होती है? यह हड्डी गठन का निर्माण करती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका हड्डी गठन का निर्माण करती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका हड्डी गठन अथवा निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी होती है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी की कोशिका है जो भ्रूण में प्रारंभिक हड्डी के गठन के दौरान मर्कटिस प्रोटीन और खनिज को संश्लेषित करती है। ये उच्च चयापचयी क्षेत्र में पाई जाती है, जहां नई हड्डियां का निर्माण होता है। नेक्स्ट, एथमोइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या का पता करना है। एथमोइड हड्डी स्तनधारियों की कपाल गुहा से जुड़ी होती है। इस हड्डी के बारे में सही व्याख्या मिलता है, यह कपाल गुहा के तल पर स्थित होता है या कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट में होता है। इसे विपरीक प्लेट में भी शामिल होता है। एथमोइड हड्डी अग्रपाल की हड्डी है जो आंख के बीच स्थित होता है। यह 3 भागों किब्रिफॉल प्लेट, लंबवत प्लेट तथा मथनोइड लेबिरिंथ से बनी होती है। यह कपाल गुहा के तल स्थित होता है और कई छिद्रों से छिद्रित प्लेट होता है। एथमोइड हड्डी हड्डियों की संयुक्त तरह पर संश्लेषित द्रव कार्य करता है। यह होता है लुब्रिकेंट होता है। हड्डियों की संयुक्त सतह पर संश्लेषित द्रव लुब्रिकेंट का कार्य होता है। यह जोड़ों को बीच घर्षण को कम करने के लिए हड्डी को चिकनाई देता है। नेक्स्ट है, हैवर्सियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी होती है? हैवर्सियन प्रणाली जो होता है, यह हैवर्सियन प्रणाली हड्डी के साथ जुड़ी होती है। हैवर्सियन प्रणाली में 2 कैनाल होती है, हैवर्सियन नलिका और वोल्कमान नलिका। वोल्कमान नलिका हैवर्सियन नलिका को दूसरी हैवर्सियन कनाल से जोड़ती है। 2 हड्डियों को जोड़ने वाले रिश्तेदार ऊतक को कहते हैं स्नायु। 2 हड्डियों को जोड़ने वाले रिश्तेदार ऊतक को स्नायु बंधन लिगामेंट कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने वाले को टेंडन कंट्रा कहते हैं।
निम्नलिखित पेशियों में कौन ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रित करती है? यह होती है कंकाल पेशी। कंकाल पेशी को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। यह पेशियां ऐच्छिक तंत्रिका नियंत्रित के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, कंडरा टेंडन जोड़ता है। यह जोड़ता है मांसपेशी को हड्डी से। कंडरा टेंडन जोड़ता है। कंडरा पेशी को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। ये दोनों संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, जल अपघटक में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार मुक्त होती है। उपापचयी ऊर्जा में मुक्त होता है। जल अपघटन में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उपापचयी ऊर्जा के रूप में मुक्त होता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस उच्च ऊर्जा टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड में मौजूद ऊर्जा को मुक्त करता है, जिसका उपयोग विभिन्न कोशिकीय अभिक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है, जैसे कि मांसपेशी में संकुचन, कार्बन निर्धारण आदि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंप पेशी कोशिका की झिल्ली में डिपोलाइजेशन विध्रुवीकरण के माध्यम से पेशियों का संकुचन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है? यह होता है Ca+ पंप होता है। Ca+ पंप पेशी कोशिका को झिल्ली के डिपोलाइजेशन के माध्यम से पेशी में संकुचन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी होता है। जहां पर बंधने वाली जगह को Ca2+ को मांसपेशियों में छोड़ा जाता है। Ca+ आयन मायोफिब्रिल्स के आसपास मौजूद सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम में जमा होते हैं। जब सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम में Ca2+ आयन को पेशी कोशिकाओं में छोड़ा जाता है, तब मांसपेशी में संकुचन होता है। इसके विपरीत मांसपेशी की कोशिकाओं को आराम देने के लिए Ca2+ आयन की सर्कोप्लाज्म रेटिकुलम में आपस पंप करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस किसका एक हिस्सा होता है? स्तनधारियों में कोरोनाइड प्रोसेस जो होता है, कोरोनाइड प्रोसेस निचला जबड़ा का एक भाग होता है। कोरोनाइडेड प्रोसेस निचला जबड़ा का एक भाग होता है। इनकस और स्टेपिज के बीच कौन सा जोड़ होता है? यह जोड़ होता है कंदुक खल्लिका संधि होता है। इनकस और स्टेपिज के बीच की जोड़ जो होता है, इसे बोलते हैं कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं। इनकस और स्टेपिज के बीच का जोड़ कंदुक खल्लिका संधि होता है। कृषि के शारीरिकी में बॉल और सॉकेट जोड़, जिसमें एक हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी पर एक खांचे के अंदर होती है, जिससे किसी भी अन्य प्रकार के जोड़ की तुलना में गति गति के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलता है। इनकस और स्टेपिज के बीच एक का जोड़ कंदक खल्लिका संधि होता है। कृषि और शारीरिकी में बॉल और सॉकेट जोड़, जिसमें एक हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी के एक खांचे के अंदर होती है, जिससे किसी भी अन्य प्रकार के जोड़ की तुलना में गति के लिए अधिक स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है सजीव विशेषता और आवास।